नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनर्जी सिक्योरिटी पर संसद में राहुल गांधी का हमला। राहुल बोले भारत खुद तय करे तेल खरीद। कॉम्प्रोमाइज पीएम ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हर देश की नींव उसकी एनर्जी सिक्योरिटी होती है। मैं यह बात हल्के में नहीं कह रहा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को यह तय करने देना कि हम किससे तेल खरीदें, हम रूस से तेल खरीद सकते हैं या नहीं, और अलग अलग तेल सप्लायर्स के साथ हमारे रिश्ते हम तय कर सकते हैं या नहीं। यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि भारत जितना बड़ा देश किसी दूसरे देश या किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट को यह इजाज़त क्यों देगा कि वह हमें रूस का तेल खरीदने की इजाज़त दें और यह तय करें कि हमारे रिश्ते किसके साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पहेली सुलझा ली है और पहेली समझौते के बारे में है। हमारे यहाँ एक सज्जन बैठे हैं जो तेल मंत्री हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वह मिस्टर एप्स्टीन के दोस्त हैं। इतने पर स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को रोकते हुए कहा कि वह केवल उन मुद्दों पर बोलें जिनके बारे में उन्होंने लिखित में दिया है। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं तेल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। देश में एलपीजी संकट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, संकट हमारे दरवाजे पर है। अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो एलपीजी, पेट्रोल और डीजल करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन जाएंगे। राहुल ने कहा कि सच्चाई साफ है, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम मोदी जी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर दिया है। कमजोर और दिशाहीन विदेश नीति ने देश को इस खतरनाक स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। अब समय है सच बताने का और देश को तैयार करने का, वरना इसकी कीमत भारत के आम लोग चुकाएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष संसद के दोनों सदनों में मिडिल ईस्ट की स्थिति और उसके भारत पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की मांग कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर बहस कराने से इनकार कर रही है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार साफ तौर पर इससे डर रही है। उसकी विदेश नीति पहले ही पूरी तरह उजागर हो चुकी है। फारूक अब्दुल्ला पर हमले को लेकर संसद में टकराव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार शाम हुए जानलेवा हमले को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आपके यानी केंद्र सरकार के हाथ में कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं हैं। खड़गे ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि क्या फारूक अब्दुल्ला को मारने का इरादा है। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला जी के साथ जो घटना कल रात घटी है, यह बहुत ही चिंता का विषय है। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं भारत सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी जांच की जरूरत होगी वह पूरी की जाएगी और जो दोषी है, जिसे पकड़ लिया गया है, उसके मंसूबों की भी गहराई से जानकारी ली जाएगी। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला नाकाम। उठे सवाल, हमलावर इतना करीब कैसे पहुंचा। जम्मू में बुधवार रात को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। यह घटना ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी समारोह से लौटते समय हुई, जब एक व्यक्ति ने बहुत करीब से उन पर गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि उनकी सुरक्षा में तैनात क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गोली को डिफ्लेक्ट कर दिया, जिससे फारूक अब्दुल्ला और वहां मौजूद उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी सुरक्षित बच गए। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया, जिसकी पहचान 63 वर्षीय कमल सिंह जामवाल के रूप में हुई है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वह नशे की हालत में था और पूछताछ में उसने बताया कि वह करीब 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाने का मौका तलाश रहा था। घटनास्थल से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चिंता जताई और कहा कि बड़ा सवाल यह है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई व्यक्ति इतना नजदीक कैसे पहुंचा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। YouTube चैनल 4 PM न्यूज को ब्लॉक करने का आदेश। सरकार पर उठे सवाल। डिजिटल आजादी पर अटैक। भारत में ऑनलाइन कंटेंट नियंत्रण को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। लोकप्रिय YouTube चैनल 4 PM न्यूज ने दावा किया है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए उसके चैनल को बंद करने का आदेश दिया है। चैनल के संपादक संजय शर्मा ने बताया कि 12 मार्च को YouTube से ईमेल मिला, जिसमें कहा गया कि सरकार के निर्देश पर चैनल को ब्लॉक किया जा रहा है। 4 PM न्यूज के 73 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और यह अक्सर सरकार की आलोचनात्मक खबरें दिखाता है। इससे पहले 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत चैनल को बंद करने का आदेश दिया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद वह आदेश वापस ले लिया गया। इस बीच सरकार ने कंटेंट नियंत्रण के लिए आईटी नियमों को और सख्त किया, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक सामग्री 3 घंटे के भीतर हटानी होगी। आलोचकों का कहना है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है, जबकि सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। एलपीजी संकट पर संसद में हंगामा। संसद परिसर में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगे नारे। विपक्ष बोला, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। गुरुवार को संसद परिसर और संसद के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी को लेकर विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से पैदा हुए ऊर्जा संकट को संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर संसद में पूरी चर्चा की मांग की। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए। इस विरोध में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। खड़गे ने दावा किया कि देश भर में एलपीजी की भारी कमी है और लोगों को रिफिल के लिए 25 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में संभावित रुकावट से कतर और अबू धाबी से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। विपक्ष ने मांग की है कि सरकार एलपीजी कीमतों में तत्काल कमी करे और संकट पर पारदर्शी जांच करे, ताकि जनता को सच्चाई पता चले। कैंपस में हुए प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने पीएम मोदी के खिलाफ जोरदार नारे लगाते हुए कहा कि नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र गायब, सिलेंडर भी गायब। वहीं सरकार ने संकट से इनकार करते हुए कहा है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ट्रंप का नया ट्रेड वॉर, 16 देशों पर जांच। भारत भी जांच के दायरे में। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने दुनिया के 16 देशों के खिलाफ एक नई व्यापार जांच शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें भारत भी शामिल है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीड के मुताबिक अमेरिका ट्रेड एक्ट 1974 की सेक्शन 301 के तहत यह जांच करेगा। दरअसल अमेरिका का आरोप है कि ये देश अपनी जरूरत से ज्यादा सामान बना रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा है। अमेरिका इसे स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी कह रहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इससे अमेरिकी बाजार और वहां के रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। यह कदम तब उठाया गया जब हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के पुराने टैरिफ प्रोग्राम को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। अब अमेरिका नए नियमों के जरिए विदेशी सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जांच के दायरे में आने वाले प्रमुख देशों में भारत, चीन, मैक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। भारत का नाम आने के बाद कहा जा रहा है कि इतना नतमस्तक होने के बाद भी ट्रंप भारत को झटके दिए जा रहे हैं। तेल बाजार में उछाल, ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार। अमेरिकी तेल टैंकर पर इराक में हमला, एक भारतीय की मौत। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में मचाई अफरा तफरी। एशिया में गुरुवार को ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इसमें लगभग 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड दुनिया में तेल की कीमत तय करने के सबसे बड़े मानकों में से एक है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने आपातकालीन तेल भंडार से रिकॉर्ड मात्रा में तेल निकालने की घोषणा की है, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में गिरावट नहीं आई। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को लेकर अपनी धमकियां भी जारी रखी। बता दें कि यह समुद्री रास्ता दुनिया के करीब 20% तेल की आवाजाही के लिए काफी अहम माना जाता है। इराक में भारत के दूतावास ने एक बयान में कहा है कि कच्चा तेल ले जा रहा अमेरिका का एक टैंकर इराक के बसरा के पास हमले का शिकार हुआ है। दूतावास के मुताबिक इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई। हालांकि दूतावास ने यह नहीं बताया कि यह हमला किसने किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में दूतावास ने कहा कि 11 मार्च 2026 को इराक के बसरा के पास मार्शल आइलैंड के ध्वज वाले एक अमेरिकी कच्चे तेल के टैंकर सेफ सी विष्णु पर हमला किया गया। बयान में कहा गया है कि जहाज पर मौजूद बाकी 15 भारतीय क्रू मेंबरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। बगदाद स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि वह इराकी अधिकारियों और बचाए गए भारतीय नाविकों के साथ लगातार संपर्क में है और हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। दूतावास ने मृतक क्रू मेंबर के परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है। यूएनएससी में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पारित, भारत ने किया समर्थन, रूस ने बनाई दूरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में ईरान को लेकर एक अहम प्रस्ताव पारित हुआ है। इस प्रस्ताव को भारत समेत 130 से ज्यादा देशों ने सह प्रायोजक के रूप में समर्थन दिया। यह प्रस्ताव बहरीन की पहल पर लाया गया था, जिसमें ईरान द्वारा खाड़ी सहयोग परिषद
यानी जीसीसी देशों और जॉर्डन पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की गई। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में हुए मतदान में 13 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि रूस और चीन ने वोटिंग से दूरी बनाई। बता दें कि प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इससे वैश्विक शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान से तुरंत सभी हमले रोकने की मांग की, खासकर बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के खिलाफ। इसके अलावा प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि ईरान पड़ोसी देशों के खिलाफ किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई या धमकी से तुरंत और बिना शर्त पीछे हटे। वहीं रूस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। रूस ने इसे एक तरफा और असंतुलित प्रस्ताव बताया और वोटिंग में हिस्सा लेने से परहेज किया। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने अमेरिका और इसराइल पर ईरान के खिलाफ आक्रामकता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में हमलों के असली कारणों को नजरअंदाज किया गया है। जंग खत्म करने के लिए ईरान की 3 शर्तें, मुआवजा और सुरक्षा गारंटी की मांग। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका और इसराइल के साथ चल रही जंग को खत्म करने के लिए 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। पेजेश्कियान ने कहा कि यह युद्ध इसराइल और अमेरिका की कार्रवाई से शुरू हुआ और अगर इसे खत्म करना है तो पहले कुछ अहम कदम उठाने होंगे। ईरान के राष्ट्रपति के मुताबिक सबसे पहली शर्त यह है कि ईरान के वैध अधिकारों को स्वीकार किया जाए, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना जाए कि ईरान को अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े अधिकार हासिल हैं। दूसरी शर्त यह है कि ईरान को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए। पेजेश्कियान का कहना है कि युद्ध और हमलों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी। तीसरी और सबसे अहम शर्त है कि भविष्य में ईरान पर दोबारा हमले ना हो। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस गारंटी दी जाए। ईरान का कहना है कि अगर इन 3 शर्तों पर सहमति बनती है तभी इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.